राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड से एक्सप्लेनेशन पोएम सेक्शन से एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 मार्क्स का पूछता है आपका। तो हमने आज पूरे इससे रिलेटेड जितने भी गेस आपके एक्सप्लेनेशन है पोएम सेक्शन से उसका वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले, द लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ग्रैंडमदर्स हाउस व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। इट मीन्स क्या कि यह आपका जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस पोएम से, और इसके जो पोएट है वो है कमला दास। द नैरेटर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, और इस पूरे मतलब पोएम में जो नैरेटर यानी जो पोएट है उन्होंने ग्रैंडमदर्स यानी अपनी दादी माँ के घर का जो है ना वो वर्णन किया है। द हाउस बिकम ए साइलेंट प्लेस, इट वाज अमेंडमेंट द रेसिडेंस ऑफ द हाउस। यह घर जो कि पहले एक रेसिडेंशियल हुआ करता था जहां पे इनकी फैमिली मेंबर्स रहा करते थे, अब ये घर पूरा शांत विराम हो चुका है, ठीक है, वीरान हो चुका है। इट विड्रू इनटू साइलेंस, पीपल लेफ्ट इट, मूव्ड एल्सवेयर। क्योंकि इस घर को छोड़ करके यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के जो इनके फैमिली मेंबर्स जो थे, वो इस घर को छोड़ करके जा चुके थे। क्यों? क्योंकि इनकी दादी माँ जो थी वो अब नहीं रही। The author's blood turned cold like the moon. He saw a house. When she saw, see होगा यहाँ. When she saw the house was surrounded darkness, snakes crawling around the house. अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रही है समझिएगा। यहाँ पे पोएट का कहना है क्या कि जब भी उस घर में वो रहती थी, जब भी उस घर में वो जाती थी, उन्हें बड़ा सुकून, बड़े ठंडक फील होता था, बड़ा सुकून महसूस होता था। जो कि आज वो घर क्या हो चुका है, तो पूरे सांप से, यानी वो घर में कोई नहीं है, तो वहां सिर्फ रहने वाले क्या है, तो सांप है। जहां पे लोग रहा करते थे वहां पे अब सांप रहा करते हैं। क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। यानी मेरे अंदर की जो आवाज थी, यानी मैंने जहां तक शिक्षा प्राप्त किया था, वो एजुकेशन मेरा कह रहा था कि इसे निश्चित रूप से मार दिया जाए। तो ये सेंटेंस किस चैप्टर से है तो देखते हैं। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। यह जो सेंटेंस है ये पोएम द स्नेक से लिया गया हुआ है, और इसके जो राइटर है, इसके जो पोएट हैं, वो पोएट हैं आपके डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। अब एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट हैड मेनी conflicting thoughts in his mind. He said that his education as his childhood taught him that golden brown colored snakes are poisonous and dangerous. समझिए, यहाँ पे पोएट जो क्या बता रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने बचपन में पढ़ा था, क्या कि यानी जैसा कि इनको नॉलेज दिया गया था क्या कि जो गोल्डन स्नेक्स होते हैं ना वो बहुत डेंजरस और बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। क्लियर है? द पोएट हर्ड वॉइसेस इन his head guiding him to kill the snake with a stake, and he would not be a man unless he killed the snake, and it would prove his uh, masculinity. अब समझिए, अब पोएट यानी जब वो पोएट वहां पे खड़े होते हैं, यानी वाटर ट्रॉफ के पास जब सांप आता है, तो वहां पे पोएट जो है क्या सोचते हैं कि जैसा कि मैंने पढ़ा है और जैसा कि मुझे शिक्षा दिया गया हुआ है, क्या कि जो गोल्डन स्नेक होते हैं ना वो बहुत डेंजरस और बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इनके अंदर की आवाज जो कह रही थी कि क्या कि अगर तुम एक इंसान हो, एक मर्द हो, तो क्या करो, एक स्टिक उठाओ और इसे मार डालो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पोएट जो है ना वो स्नेक को नहीं मारना चाहते थे। तो एक्सप्लेन हमको ये सेंटेंस करना है तो हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, ही वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन। अब ये सेंटेंस आपका किस पोएम से लिया गया हुआ है तो समझिए।
This line has been taken from the poem Macavity, The Macavity Mystery Cat, which has been composed by T.S. Eliot. समझिएगा, ये पोएम जो है, ये जो सेंटेंस है, ये आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसके पोएट हैं टी.एस. एलियट, ठीक है। A cat make mysteries. A cat makes mysteries. His eyes sunken in, his brow deeply lined with thoughts, his head highly domed, his coat dusty from neglect, his whiskers uncombed, his face hid from side to side with movements. Like a snake, when you think he is half asleep, he is always wide awake. अब यहाँ पे मिस्ट्री कैट के बारे में बताया गया क्या कि ये जो है ना हमेशा एक रहस्य यानी रहस्य बनाया करती थी, और इसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ दिया गया है कि कैसे आप पहचाना, क्योंकि वहां सेंटेंस ही दे दिया, इफ यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप उसको देखोगे तो समझ जाओगे कि ये मिस्ट्री कैट है, ठीक है, मैक्विटी है। तो कैसे समझना है, तो यहाँ पे यही दिया है कि उसकी आंखें जो है ना वो धंसी हुई होगी, यानी मैक्विटी को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या था कि उस मैक्विटी का जो आंखें है ना वो धंसी हुई है, और उसके जो ब्रोज है, ये जो आईब्रो है ना वो डीप लाइन थॉट, मतलब ऐसा एक लाइन बना हुआ है स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे वो किसी चीज किसी सोच में डूबा हुआ हो, ठीक है। उसके जो कोट होंगे वो बहुत ज्यादा गंदे होंगे, और उसके जो विस्पर, यहां देखिएगा एक वर्ड यूज किया गया है विस्कर्स। विस्कर्स इट मीन्स जो एक लाइन सा मूछ होता है, एक बाल होता है उसका, वो विस्कर्ड कहलाता है, यानी बिल्ली के मूछ पे तीन चार दोनों साइड से होते हैं। तो विस्कर्ड जो क्या है ना वो एकदम स्ट्रेट होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पोएट कर रहे हैं क्या कि वो स्नेक के जैसा अपना यानी जो फेस है ना वो एक जगह नहीं रख सकता है, मतलब वो हमेशा एक्टिव रहता है कि कहीं कोई मुझे अटैक ना कर दे, और वो शांत बिल्कुल भी नहीं रहता क्योंकि वो हमेशा क्राइम करते रहता है। तो वो अपने मतलब पूरे हेड को ना साइड बाय साइड एक तरफ से दूसरी तरफ जो है ना वो सांप के जैसा करते रहता है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि आपको अगर जब कभी ऐसा लगे कि वो आधे नींद में है तो आपकी भूल है, वो हमेशा जगा हुआ रहता है, वो सोया हुआ बिल्कुल भी नहीं रहता है, यानी वो हमेशा एक्टिव रहता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air। अब ये सेंटेंस जो है आपका किस पोएम का है, तो ये सेंटेंस है these lines have been taken from the poem The Soldier which has been composed by Rupert Brooke। समझिएगा, ये द सोल्जर पोएम से लिया गया है, जिसके लेखक जिसके पोएट जो है वो रपर्ट ब्रूक है। और याद रखिएगा इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है कि रपर्ट ब्रूक को ना वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हु इज नोन एज अ वॉर पोएट, ठीक है, तो वो रपर्ट ब्रूक होगा। अब आते हैं, द स्पीकर टेल्स अस मोर अबाउट दैट डस्ट England gave birth to it, shaped it, made it aware. England also allowed to the room her ways and gave it her flowers to love. Basically, England here plays the role of the dust, the soldier's mother। मतलब समझिएगा, जैसा कि जो एक ये एक सोल्जर भी थे, ठीक है, तो एक सोल्जर के लिए जो है ना उसके देश की मिट्टी, उसके देश की हवा सब कुछ होता है, उसका देश ही सब कुछ है उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसा कि इंग्लैंड ने मुझे, स्पीकर का क्या कहना है समझिएगा, कि जैसा इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, एक शेप दिया, एक साइज दिया, ठीक है, एक फ्लावर दिया जो मैं किसी से उस फ्लावर के थ्रू लव कर सकूं, ठीक है, इसने मुझे सिखाया कि मैं किसी से प्यार करूं। बेसिकली हियर प्लेज द रोल ऑफ द डस्ट, द सोल्जर्स मदर, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है क्या, द सेकेंड लाइन हियर कैन बी paraphrased as follow, England once gave this dust her flowers to love and gave it ways to roam। क्लियर है। और अंत में सोल्जर्स का कहना यही होता है, यानी यहाँ रॉबर्ट ब्रूक का कहना है क्या कि अगर मैं मरूं भी ना तो मैं इंग्लिश के, यानी मैं जहां भी मरूं वो इंग्लैंड का जमीन होना चाहिए, वो इंग्लैंड का जगह होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर,
and what I assume, you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझिए, एक्सप्लेनेशन कह रहा है क्या कि these lines has been taken from the poem Song of Myself and the poet of this chapter is Walt Whitman. क्लियर है? In this line, the poet enjoys himself and sings of the self, but he is not different from others. He tells himself that every atom of his blood belongs to his soul. He always assumes everything which is right. He also says that every atom of blood is the same in all human beings. He wonders with his pain, which grow when a spike comes and touches the stem. समझिए, इस पूरे पोएम में यानी यहाँ इस सेंटेंस की बात करें तो एंड व्हाट आई शैल अज्यूम, पोएट का क्या कहना है समझिए कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं खुद को एंजॉय कर लेता हूँ, कभी गाकर, कभी लेट कर, कभी फील्ड में जा करके, खाली स्थान पे बैठ करके। तो इनका कहना है क्या, यहाँ से एक मैसेज वो हम सभी को, रीडर्स को दिए हैं क्या, कि जैसे मैं स्ट्रेस से दूर रहना सीखता हूं, मैं दूर हो जाता हूं, वैसे ही आप मेरी तरह स्ट्रेस यानी आप, क्योंकि इंसान है और इंसान जितने भी इंसान हैं उनके जीवन में स्ट्रेस है ही, तो हम लोगों को भी ये बताएं क्या कि कैसे स्ट्रेस से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं क्या कि देखो, जैसे मैं खुद को गा करके, ठीक है, मैं खुद को कहीं इधर उधर भटका करके, इवन मैं फील्ड में लेट करके खुद को एंजॉय करता हूं, ठीक इसी तरीके से तुम भी एंजॉय कर सकते हो। कैसे? तो कहते हैं क्या कि जैसे देखो, मेरे शरीर का एक एक खून जो है ना वो मुझसे बना है, खून का एक एक कतरा मुझसे बना है, ठीक है, वैसे ही तुम्हारे शरीर का एक एक खून का एक एक कतरा तुमसे बना है। तो जैसे मैं सोचता हूं, ठीक तुम उसी तरीके से वो अज्यूम कर सकते हो और अपने जीवन में इससे आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? 6 नंबर देखते हैं। Cold impossible ahead, lest the mountain's lovely head, whose white waterfall could blaze, travels in their last distress. समझिएगा, ये जो सेंटेंस है ये पूरे आपके नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है, ठीक है, यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम जो है उससे आपका ये सेंटेंस लिया गया हुआ है और इसके जो पोएट हैं वो पोएट हैं आपके W.H. Auden, ठीक है। दिस पोएम इज अबाउट नेचर। Poet sees nature. Poet sees autumn as the arrival of the old age and the death of humans. ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा पोएम जो लिखा गया हुआ है ये नेचर पे लिखा गया हुआ और ठीक वैसे ही उस नेचर को हमारे जिंदगी में उतारा गया हुआ है कि जैसे देखो कैसे कोई सीजन आता है जा रहा है, ठीक है, वैसे ही हमारे लिए जो हमारे दिन है ना वो आएंगे भी और दिन गुजर भी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करें समझिएगा, इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है, व्हाट वी W.H. Auden को। The poet says that now the leaves are falling fast. It means all human beings are going towards death very fast due to suffering and disease. समझिएगा, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिंदगी में जितने भी इंसान हैं, हमारी जिंदगी में दिन जो है ना दिन प्रतिदिन जा ही रहे हैं, मतलब समय बहुत तेजी से चलते जा रहा है, ठीक है, और हम लोग किधर डेथ की ओर गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ सफरिंग, हमारे जो हम लोग जो सफर कर रहे हैं या किसी को बीमारी है, अगर डिजीज है तो उसके थ्रू। नेक्स्ट लाइन कह रहा है क्या समझिएगा, द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ। इस लाइन के थ्रू पोएट जो है अपने क्राइसिस, अपने फ्रस्ट्रेशन को ये दिखा रहे हैं। ही सेज दैट वी ह्यूमन बीइंग आर लाइक ट्रैवलर्स हु आर ग्रोइंग ओल्ड मूविंग टुवर्ड्स ग्रैवयार्ड। अब यानी कह रहे हैं क्या कि हम सभी एक इंसान हैं और ये इंसान हम लोग अपना दिन जो है ना दिन प्रतिदिन बिता करके हम लोग किस ओर जा रहे हैं, मरने की कगार पे जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग ग्रेव में एक कब्र में जाकर के दब जाएंगे। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री द वुड्स बिकम लीफलेस। यानी इनका कहना है इस पोएम के थ्रू क्या कि जैसे देखो पेड़ से जैसे पत्ते सारे अगर गिर जाए तो पेड़ जो होता है ना वो बिना मतलब सूखा डाली जो होता है ना एक उस तरीके का हो जाता है, ठीक है। इन द सेम
we human beings with their unfulfilled desire become physically weak and finally get separated from the crowd of the people. ठीक उसी तरीके से अगर हम इंसान क्या करते हैं, फिजिकली अगर हम लोग नहीं एक्टिव हो पाते हैं तो वही एक सूखे पेड़ के भांति हम लोग का भी एक शरीर जो है ना, एक मरा मतलब मरा जिंदा लाश जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक जिंदे लाश की तरह हो जाएगा, जो शरीर जीवित तो है बट कुछ कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, बट द पोइट शोज एन optimistic view that when we came to the end of our life we hear the sweet sound of the spring। और इन्होंने क्या कहा कि धीरे धीरे हम लोग जैसे स्प्रिंग सीजन में हम लोग को हवा का साउंड जो है ना कितना अच्छा लगता है, वैसे ही जब हम लोग मरने के कगार पे चले जाएंगे ना, यानी जब हम लोग बहुत ज्यादा एज हो जाएगा, जब हम लोग का लास्ट टाइम आने लगेगा ना, तो एक जो साउंड होता है ना डेथ का, वो भी शायद हम लोग को धीरे धीरे सुनाई देना शुरू कर दे। नेक्स्ट 7 नंबर, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर इन द फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अभी जस्ट हमने द सोल्जर चैप्टर का यानी द सोल्जर पोएम का चर्चा किया, ठीक है। ये ठीक सेंटेंस द सोल्जर से ही लिया गया हुआ है और इसके ये पोइट जो है वो है रॉबर्ट ब्रूक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या कर रहा है समझिएगा, इट शोज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये एक देशभक्ति यानी से रिलेटेड, यानी यह एक देशभक्ति से रिलेटेड पोएम है। तो कह रहा क्या, हियर द पोएट सेज दैट इफ ही शुड डाई ऑन द फार अवे battlefield, that people should remember that he was English. The speaker wants people to only think one thing, that there is some corner in a foreign country that is forever England। अब समझिएगा इस पोएम में, हालांकि ये एक सोल्जर हैं, तो इन्होंने एक बैटल, गैवीपोली एक बैटल था उस समय ये पोएम लिखे थे। तो इनको ऐसा डर था कि अगर मैं मर जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं लड़ते लड़ते अपना जो इंग्लैंड का बॉर्डर है वो क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाऊं। तो इनको ये डर था अगर मैं चला भी गया ना, तो ये अपने जितने भी इनके जो कलीग्स थे, इवन हम बोल सकते हैं इनके जो भी सोल्जर्स थे, उनसे ये रिक्वेस्ट करे कि अगर मैं मरूं ना, तुम उस जगह को इंग्लैंड का बना लेना। यानी मैं कहीं भी मरूं, वो जगह किसका हो जाना चाहिए, वो इंग्लैंड का होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वंस आई रिसीव लव। ये सेंटेंस जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से लिया गया हुआ है और इसके पोएट जो है वो कमला दास है। अब यहाँ क्या कर रहा है समझिएगा, हियर द स्पीकर सेज दैट वंस शी रिसीव्ड लव एट her grandmother's house, she used to live there with her grandmother when she was a child। अब यहाँ क्या करिए कि समझिए, एक घर हुआ करता था जो हमारे दादी माँ का था, जहां मैं पूरी बचपन जो है ना मैं अपने दादी के साथ गुजारी। क्लियर है। इन दैट हाउस शी फील्ड हर ग्रैंडमदर्स मेमोरी, और उस घर से इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। द स्पीकर्स स्वीट मेमोरीज वेयर एसोसिएटेड विथ हर ग्रैंडमदर्स हाउस। क्लियर। अब हालांकि वो घर तो रहा नहीं, तो उस घर को जो है ना, उस घर के स्वीट मेमोरी, बहुत जो यादगार पल थे, उसको यहाँ पे कमला दास ने क्या किया है, उस यादगार पल को याद किया है। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हेन दाउ साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माय सोल अवे। समझिएगा ये जो सेंटेंस है ये आपका लिया गया हुआ है किस पोएम से, तो ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट जो है वो है आपके जॉन डन। क्लियर है। तो आगे इसके इसके डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है क्या, हियर द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी। यहाँ पोएट जो है ना एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, बट हिज बिलव्ड इज फ्राइटेंड। लेकिन इनकी जो वाइफ होती है ना, यहाँ बिलव्ड का मतलब इनकी अपनी वाइफ के लिए है, तो ये डरी होती है। द पोएट इज कंसोलिंग हिम हिज वाइफ दैट डू नॉट बी फ्राइटेंड। और यहाँ पे जॉर्डन यानी पोएट अपनी वाइफ को दिलासा दिलाते हैं कि तुम डरो मत, मैं वापस आऊंगा। आई एम गोइंग नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू नॉर द वर्ल्ड कैन गिव अ फिटर लव। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे तुमसे ज्यादा मुझे प्यार कर दे सके, या मैं तुमसे थक गया हूं, बट
आई एम गोइंग फॉर सम वर्क। ये घूमना चाहते हैं तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं, देखो मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आ जाऊंगा। ही सेज दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। और ये जाते जाते जो है ना अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि देखो हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए बने हैं, वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रह सकते हैं। 10 नंबर, मैक्टिविटी मैक्टिविटी देयर इज नो लाइक मैक्टिविटी। इट मीन्स ये मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट से है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट हु इज व्हिच इज कंपोज्ड बाय, या हम लिख सकते हैं द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। ठीक है, टी.एस. एलियट को एक रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन। हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द क्लेवर कैट नेम्ड मैक्टिविटी। यहाँ पे पोएट ने एक बहुत चतुर बिल्ली की बात की है जिसका नाम क्या है, मैक्टिविटी है। द पोएट सेज दैट, पोएट का क्या कहना है समझिएगा, मैक्टिविटी इज अ क्रिमिनल। क्या है ये, एक क्रिमिनल है जो हर समय जहां तहां क्राइम करते रहता है। इट ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, इट ऑल्सो ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जितने भी ह्यूमन लॉ होते हैं सारे को ये तोड़ देता है। इवन ग्रेविटी का जो लॉ है ना वो भी ये तोड़ देता है। मैक्टिविटी नोज 1001 ट्रिक्स ऑन कमिट अ क्राइम, यानी क्राइम करने का इसको हजारों तरीके, सैकड़ों तरीके मालूम होते हैं। इट कमिट्स मेनी क्राइम्स एंड नेवर लिव्स बिहाइंड एनी क्लू ऑफ इट्स क्राइम। ये जहां भी क्राइम करती है अपने पीछे कोई भी क्लू, कोई भी एक सुराग नहीं छोड़ता है। ठीक है, इट गोज एवरीवेयर बट नोबडी नोज इट्स एक्टिविटी। इसके पीछे लाख कोई लग जाए लेकिन इसको कोई भी नहीं पकड़ सकता कि वो कहाँ है। इट शोज दैट द पोएट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्टिविटी ऑफ इट्स डेट। पोएट जो है क्या बता रहे हैं इस पूरे पोएम में कि कैसे मैक्टिविटी को मारने के पीछे सारे पुलिस सारे लोग लग जाते हैं लेकिन फिर भी मैक्टिविटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन जो कि गेस किया हुआ है। इसमें से आपका एक्सप्लेनेशन 100% आना ही आना है और ये आपके 4 मार्क्स होंगे, तो याद रखिएगा, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रख करके जाइएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।